मेरा नाम है शाहिद अली। इकॉनमी अपडेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम आपको जैसे बता रहे हैं कि आईएमएफ की डील जो है कॉन्स्टेंटली डिले का शिकार है और अभी तक कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आते कि आईएमएफ की डील थ्रू होने वाली है। और आज उसमें एक नया मोड़ आ गया है। आज जो डॉक्टर साहब का बयान आया है वो तो बहुत ही अजीब सा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा अपना प्रोग्राम चलाना है और कौन सा नहीं चलाना। हम किसी का इसमें डिक्टेशन नहीं लेंगे कि हम जो है अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है वो वाइंड अप कर दें या उस पर कंप्रोमाइज़ कर दें। तो बेसिकली जो उन्होंने इसकी तरफ इशारा किया है वो हमारा जो मिसाइल का लॉन्ग रेंज प्रोग्राम है, जिसमें शाहीन 3 हमारा जो है मिसाइल जो 2750 किलोमीटर तक मार कर सकता है, उसका उन्होंने तस्करा ख़ास तौर पर किया कि इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ये हमारा फ़ैसला होगा, इसमें आईएमएफ का कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा इसका मतलब ये है कि अंदरूनी खाना कुछ चल रहा था। इससे पहले जो है रॉथशाइल्ड फैमिली, जो कि यहूदियों की सबसे अमीर तरीन फैमिलियों में से एक है और वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं और वो डील्स कराते हैं, फाइनेंस अरेंज कराते हैं, मर्जर एक्विजिशन के काम करते हैं, वो भी आए थे। और उन्होंने पिछले महीने जो है डार साहब से भी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की थी, लेकिन उस पर कोई बयान नहीं आया, कोई तबसरा नहीं आया, कोई ख़बर नहीं आई कि उन्होंने आखिर किस लिए मुलाकात की थी, क्या करना चाहते थे और क्या डील थी। लेकिन बहरहाल अब वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई और अब ये बात सामने आ गई कि जी जो किस्त होगी या जो फाइनेंसिंग होगी उसके सामने वो शराइत भी रखी जाएंगी। और उस शराइत में ये जो सबसे बड़ी शर्त है जिस पर कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आज नज़र आए डार साहब और पूरे अखबारों ने इसको कवर भी किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तरफ तो ये बात चल रही थी कि हमें जो शराइत हमने जितनी भी आईएमएफ की थी वो पूरी कर दी थी, जिसमें हमने डॉलर को भी मार्केट फोर्सेस के हवाले कर दिया था, हमने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया था, हमने जो है वो बिजली के टैरिफ बढ़ा दिए थे, हमने गैस भी 74% महंगी कर दी थी। तो जितनी शराइत उनकी थी उन्होंने नए 170 अरब के नए टैक्सेस लगा दिए। तमाम शराइत हमने पूरी कर दी। उसके बावजूद भी जब ये बात चल रही है कि जनाब अभी भी कोई शर्त बाकी है, तो ये समझ में नहीं आता था। उसमें हमें बज़ाहिर ये लगता था कि शायद वो ये समझते हैं कि आइंदा जब इलेक्शन होंगे तो हो सकता है कोई दूसरी पार्टी जीत जाए, लिहाजा वो चाहते थे कि अपोजिशन भी ऑन बोर्ड होनी चाहिए ताकि आइंदा जिसकी भी हुकूमत बने वो इस प्रोग्राम के साथ और इन शराइत के साथ हमारे साथ काम करे। तो अभी ये अच्छी खबर आई है कि इमरान खान साहब ने भी कहा है कि मैं इस सिलसिले में जो है तमाम पार्टियों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। तो ये तो अच्छी खबर हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में अब बताया था कि हमारे मुल्क में 75 साल के दौरान हम ट्विन डेफिसिट्स का शिकार हैं। हमारे मुल्क में दो तरह के डेफिसिट इस तरह चल रहे हैं जैसे जुड़वा बच्चे साथ साथ पलते हैं बड़े होते हैं, इसी तरह से जो डेफिसिट है फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, ये 75 साल से दोनों साथ चल रहे हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी पेचीदा है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा दिया गया है उसकी वजह से कर्ज़ों पर जो बोझ है इंटरेस्ट का वो इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें ऐसा लगता है कि अगले साल शायद हमारी एफबीआर की सारी आमदनी सिर्फ इंटरेस्ट में चली जाएगी और ये मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हमने ये पहले भी अपने प्रोग्राम से कहा था कि ये तो एफिशिएंट टीम का काम था, प्रोफेशनल टीम का काम था कि हम नए टैक्स लगा सकते हैं, हम बिजली के नर्ख भी चलो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई जवाज़ नहीं था। इसमें तो देखिए आपको कन्विंस करना होता है, लेकिन डार साहब ने पता नहीं उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी। जबकि सबसे ख़तरनाक मामला आप ये सोचिए कि जब हमारे जो जब हमने जुलाई में अपना बजट बनाया तो उसमें 4000 अरब का हमने तखमीना रखा था कि हमारे जो जितने भी कर्जे हैं उस पर 4000 अरब का इंटरेस्ट होगा, लेकिन उस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 12 और 13 के पास था। अब इस वक्त जब 17% हुआ तो उसका तखमीना बन गया 5200 अरब, तो वो 4000 से बढ़ के 5200 अरब हुआ। अब जब हमने 20% कर दिया और ये फर्दर लगता है कि अप्रैल में जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें शायद 2% या 3% और बढ़ा दिया जाएगा, इसलिए कि मार्केट में जो काइबोर है जो 6 मंथ का या 9 मंथ का है वो अभी भी 21% के ऊपर है। और जो जितने भी जब भी ऑक्शन होते हैं, जब भी स्टेट बैंक जो है वो अपने पीआईबीज या सुकूक बॉन्ड बेचने की बात करता है तो 2 साल या 3 साल के जो पेपर्स हैं उसमें भी बैंक जो है पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है वो भी देख रहे हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा। तो अगर वो बढ़ता है इसका मतलब है फिर हमारा कर्ज़ों का
जो सूद है वो तकरीबन 6,000 अरब पर पहुंच जाएगा। आप सोचें कि हमने जो तखमीना लगाया था एफबीआर की इनकम का वो 7,470 अरब था। अब जबकि इकोनॉमी श्रिंक हो रही है और उसमें आपको पता है कि जो टैक्सेस हैं एफबीआर के, उसमें इनकम टैक्स होता है, उसमें सेल्स टैक्स होता है, उसमें कस्टम ड्यूटी होती है और उसमें एक्साइज ड्यूटी होती है। अब जब हमारी इंपोर्ट पे पाबंदी है तो जो हमने 1,000 अरब कस्टम ड्यूटी का रखा था तो यकीनन वो 1,000 अरब हम कस्टम ड्यूटी से वसूल नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि जब आपकी इंपोर्ट कम हो जाएगी या उसी पाबंदी लगी हुई है और स्मगलिंग से लोग पूरा कर रहे हैं तो वो कस्टम ड्यूटी कम कलेक्ट होगी। दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट रेट हाई हो गया है और जो इस वक्त सूरत हाल हुई है डॉलर के महंगे होने की वजह से, आप देख रहे हैं कि जो हमारी गाड़ियों की इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है। दूसरी तरफ टेक्सटाइल के पास रॉ मटेरियल नहीं है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो जब कॉरपोरेट सेक्टर का जब मुनाफा कम हो जाएगा इसका मतलब है टैक्स कलेक्शन भी उसी हिसाब से कम हो जाएगा, तो इसका मतलब है इनकम टैक्स भी कम होगा। तो अब जब सारे टैक्सेस कम हो जाएंगे इसका मतलब है हम अपना हदफ जो है वो 7,470 का नहीं हासिल करेंगे और इधर से 6,000 अरब जो है हमारा सूद होगा। तो आप ये सोचिए कि फिर उसके बाद गवर्नमेंट को काम करने के लिए रूम बहुत कम बचेगा और अगले साल जाहिर है कि जो हमारे कर्जे इन डॉलर को हमने जो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा है जिसकी वजह से वो आज 282 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में 285 पर है, तो उसकी वजह से ये हुआ है कि 12 ट्रिलियन से हमारे जो है वो बढ़ गए कर्जे और साथ में ये इंटरेस्ट रेट भी उसको बढ़ाएगा। तो अगले साल हमारे लिए बहुत कम रूम बचेगा। अब हमें इसको कैसे ठीक करना पड़ेगा, ये बात जो है बहुत मुश्किल गवर्नमेंट के पास आ गई। दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे लोग जो है वो इनकम टैक्स या टैक्स के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के अंदाज से अपनी चीज़ों को बयान करते हैं। एक साहब कोई तबसरा करते हुए फरमाते हैं कि यार हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाता है, हमारे मुल्क में भी बैठ के लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते। और देखें आप एक माचिस की डिबिया ख़रीदेंगे उस पर भी टैक्स है, आप मोबाइल का अगर लोड लेंगे तो उस पर भी टैक्स होगा, आपके घर में टीवी नहीं है तब भी आप उस पर टैक्स दे रहे हैं, यानी हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है मगर ये बात जो है ये मिसलीडिंग भी है साथ में, इसलिए कि ये सेल्स टैक्स है जो हर चीज़ पे लगा हुआ है जिसका रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इनकम टैक्स हम कलेक्ट करते हैं वो हमारा कलेक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। इसलिए कि इस मुल्क में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बहुत नफ़ा कमाता है और कोई टैक्स नहीं देता या बहुत कम टैक्स देता है। आप ये देखिए कि अगर आप जो हमारे गोल्ड स्मिथ हैं या जो सुनार हैं ये एक एक दिन में 10-10, 20-20 लाख रुपए का कारोबार करते हैं और जब गवर्नमेंट ने कहा था कि सुनार रजिस्टर कराएं जिसकी भी सेल 10 लाख से ज़्यादा है तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 दुकानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। आप सोचिए इनकी सेल जो है एक महीने में करोड़ों में होती है और ये कितना नफ़ा कमाते हैं, इस पर कोई टैक्स नहीं देते। इसके अलावा ये जो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो शादी के कपड़े वेडिंग जो गारमेंट्स बनाते हैं उनकी सेल अगर आप देखेंगे तो उनका तो एक एक सूट ही लाखों से शुरू होता है। लेकिन आप यकीन करें मैं ऐसी मार्केटों को जानता हूं जहां पे जो टैक्स एडवाइज़र है जब उनके टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उनकी सेल वो ऐसी दिखाता है जो उनकी एक दिन की सेल से भी कम होती है। किसी की 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख पूरे साल की सेल दिखाता है, जबकि इतनी सेल तो वो एक दिन में करते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो टैक्स नहीं देता, अरबों रुपए लोग कमाते हैं और कोई टैक्स नहीं देते। फिर हमारा रिटेल सेक्टर है वो भी टैक्स नहीं देना चाहता। फिर हमारा कारोबारी जो तबका है वो भी टैक्स को बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाता है। मसला सारा ये है कि जो अमीर है जो टैक्स जो कमा रहा है वो टैक्स नहीं देता, लिहाजा गवर्नमेंट ने हथियार डाल दिए और सेल्स टैक्स का रेट इतना बढ़ा दिया कि वो तो गरीब से गरीब आदमी जो है उसको भी टैक्स देना पड़ रहा है। इसलिए इस मुल्क में अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ये अनजस्टिफाइड सिस्टम है। लिहाजा जो लोग ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं कि जी पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, उसमें आधा सच है। होना ये चाहिए था जैसा कि शुरू में जब ये जनरल सेल टैक्स लगाया गया था, ये सन 2000 की बात है, तो उस वक्त 12.5% लगाया गया था और ये तय हुआ था कि जब इसको हम वैल्यू एडिशन टैक्स में कन्वर्ट करेंगे यानी रिटेल लेवल तक ले जाएंगे
तो इसका रेट 12.5 से कम करके 5% पे ले जाएंगे और इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट कर देंगे। उसकी वजह से जो हमारा इनकम टैक्स है वो ज़्यादा वसूल हो सकेगा। लेकिन हमने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की और रिटेल वालों के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए और ये जीएसटी आज तक वैट में कन्वर्ट नहीं हुआ, बल्कि 12.5% से 5% आने के बजाय 18% पे चला गया और बाज़ आइटम्स पर तो 25% पे भी लगा दिया गया है। तो ये जो सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है जिसमें अमीरों को टैक्स नहीं किया जा रहा, गरीबों का टैक्स किया जा रहा है, ये अनजस्टिफाइड है। इसलिए लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग टैक्स नहीं देते। दूसरी तरफ बात हम करते हैं जब करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो अगर हम एक कंपैरिजन देखें दुनिया के साथ, हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा मुल्क जब अच्छी एक्सपोर्ट कर रहा था उस ज़माने में बाज़ मुल्क तो अभी इतने बुरे हाल में थे। मिसाल के तौर पे कोरिया जो है वो तो इतना गरीब मुल्क था कि वो एक्सपोर्ट का सोच भी नहीं सकता था। वो तो अपना खर्चा चलाने के लिए भी दुनिया से उधार लेता था और जब पहली मरतबा उसने इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया से अपील की तो किसी ने इन्वेस्टमेंट करने को भी मना कर दिया सिवाय जर्मनी के। उसने कुछ पैसे दिए और उसके बाद जो है वो कोरिया ने वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई और ये जो बालों की विग बनती थी इसकी इंडस्ट्रीज़ लगाई छोटी छोटी, और उससे उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क में जो है वो रोज़गार क्रिएट किया और थोड़ी सी खुशहाली वहाँ पर आई। उसके बाद कोरिया ने जितनी आमदनी ही उसका मैक्सिमम हिस्सा उन्होंने अपने बच्चों की तालीम पे खर्च किया और 10 साल से 15 साल के अंदर एक नई जनरेशन उसने बना दी जो पढ़ी लिखी थी, जो टेक्नोलॉजी सीख सकती थी, जो दुनिया को जो है वो टेक्नोलॉजी सीख कर सिखा भी सकती थी। तो जब वो बहुत तैयार हो गई उसके बाद उन्होंने दुनिया से अपील की कि इन्वेस्टमेंट करें, हम यहाँ पर एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, स्टील इंडस्ट्री। तो तब भी लोग रिलक्टेंट थे और दुनिया के लोग उन्हें मना करते थे। वर्ल्ड बैंक ने कहा ये तुम्हारे लिए वायबल ही नहीं है, लेकिन उन्होंने हर कीमत पर वो इंडस्ट्री लगाई और 10 साल के अंदर अंदर वो दुनिया की छठी सबसे बड़ी जो है वो स्टील इंडस्ट्री बन गई कोरिया की। और फिर उन्होंने उसको आगे जब एक्सपेंड किया, उससे जब चीज़ें बनाने शुरू की, मशीनरी बनानी शुरू की, गाड़ी बनानी शुरू की और मुख्तलिफ जो है चीज़ें बनाना शुरू की, और उस मुल्क ने जब वो तरक्की करके एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो आज आप सोचिए उसकी एक्सपोर्ट जो है वो एक साल की मोर देन 700 बिलियन की एक्सपोर्ट वो करता है। दूसरी तरफ हम वियतनाम को देखते हैं जो जहाँ 20 साल तक जंग होती रही, वो वियतनाम जो है 75 में जंग ख़त्म होने के बाद जो उसने अपना शुरू किया सफ़र, आज उसकी एक्सपोर्ट एक साल की 300 अरब से ज़्यादा है। बांग्लादेश जो हमसे टूटकर अलग हुआ था, आप सोचें वो 71 में हमसे अलग हुआ है और वो बहुत ही पसमानदा और गरीब मुल्क था, आज वो भी हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह सिंगापुर को अगर आप देखें तो उसकी आबादी इतनी कम है और उसकी एक्सपोर्ट भी जो है तकरीबन 700 अरब की एक्सपोर्ट वो भी करता है एक साल में। तो क्या वजह है कि हमारा मुल्क जो है वो 25-30 अरब से आगे नहीं बढ़ता? इसकी वजह यह है कि हम अपनी तमाम जो पोटेंशियल्स हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। अगर आप डेटा देखना शुरू करें कि ये एग्रीकल्चर कंट्री है हमारा और हमारे पास वाफिर ज़मीनें हैं, हमारे पास बेहतरीन नहरी निज़ाम है, हमारे पास दरियाएँ हैं, उसके बावजूद भी अगर आप देखें कि हमारी जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर आप गंदम को लीजिए तो आप देखते हैं कि हम पिछले 7-8 साल से तकरीबन 2.5 करोड़ टन जो है वो पैदा कर रहे हैं। 2.5 करोड़ 5-6 साल हो गए, 7 साल हो गए, और इस साल जो है वो हमारी जब बम्पर क्रॉप हुई थी लास्ट ईयर तो हमने वो तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख टन जो है वो गंदम पैदा की। इसी तरह अगर आप चावल की फसल को देखेंगे तो वो 60-65 लाख टन से बढ़ते बढ़ते हमने सिर्फ 8 जो है वो 80 लाख टन तक हम उसमें गए हैं और उससे आगे नहीं बढ़ सके। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि भाई जो हमारी ये मकई की पैदावार है तो आप देखें कि वो 40-45 लाख टन हमारी चली आ रही है, उतनी पैदा करते हैं। फिर कॉटन की फसल जो है उसमें हमने शुरू में जब वो कम थी पैदावार, उसके बाद बढ़ी और 1 करोड़ 40 लाख बेलें पैदा हुई, फिर 1 करोड़ 30 हो गई, फिर 1 करोड़ 40 हो गई, फिर 1 30 हो गई, फिर 90 लाख हो गई, फिर 90 लाख से भी कम हो गई। तो मसला दुनिया है आगे जा रही है, हमारा मुल्क क्यों तरक्की नहीं करता? हमारी चीज़ें सारी एक जगह क्यों खड़ी हैं? क्या वजह है कि दुनिया की जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो हमसे 4 गुना है, कहीं 5 गुना है,
एटलीस्ट हम इसे डबल तो कर सकते हैं। अगर 4 गुना नहीं कर सकते, आप सोचें कि हम अपनी इसी पैदावार को अगर डबल कर दें तो हमारी जीडीपी में इसका चूंकि एक बड़ा शेयर है तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी और हमारी 25-30% आबादी जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है, वो सारी आबादी जो है वो उसमें खुशहाली आएगी और उसकी वजह से डिमांड क्रिएट होगी, इंडस्ट्री चलेगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें होल्ड पे क्यों रखी जाती हैं? हम तरक्की कर रहे हैं किस में? हम जब नंबर्स देखते हैं तो हम तरक्की कर रहे हैं आबादी में। इसलिए कि आप ये देखिए कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश एक साथ थे उस वक्त पाकिस्तान में बांग्लादेश की आबादी 56% थी और जो हमारा मौजूदा पाकिस्तान है इसकी आबादी 44% थी। टोटल आबादी 10 करोड़ थी, इसका मतलब है हमारी आबादी 4 करोड़ 40 लाख थी और बांग्लादेश की 5 करोड़ 60 लाख थी। लेकिन आज बांग्लादेश की आबादी जो है वो 16 करोड़ 70 लाख है और हमारी जो है वो 4 करोड़ से बढ़ के 24 करोड़ हो गई। दूसरा हमने काम ये किया कि इंपोर्ट बढ़ना शुरू कर दी। आप ये देखिए कि हमारी एक्सपोर्ट तो 25-30 अरब पर रुकी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इंपोर्ट हमारी 80 अरब तक पहुंचा दी हमने। फिर तीसरी बात यह है कि कर्जे इतने ले लिए कि वो जनाब वो वापस करने के पैसे नहीं है, उसके ऊपर सूद इतना बढ़ गया कि अब सूद जो है हमारी सारी आमदनी खा जाएगा। तो ये सारे लोग हमें किस रास्ते पे चला रहे हैं, इस मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं? दुनिया में जितने भी अगर सरकारी इदारे होते हैं वो बेहतरीन काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ सरकारी इदारे का यह हाल होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर आप स्टील मिल को देखें, पीआईए को देखें या किसी भी इदारे को देखें, उसमें जनाब पॉलिटिकल पार्टी, जनाब पीपल्स पार्टी ने इतने लोग भर्ती करा दिए तो मुकाबला चलता है, एमक्यूएम ने इतने भर्ती करा दिए, फिर मुस्लिम लीग ने इतने भर्ती करा दिए, फिर जमात इस्लामी ने अपने बना दिए, फिर सबकी यूनियनें अलग अलग होती हैं और ये जितने लोग यूनियन में होते हैं ये कोई काम नहीं करते सिवाय करप्शन के। तो फिर वो सारे इदारे लॉस में चलते हैं और वो इदारों का आउटपुट ख़त्म हो जाता है। आप सोचें कि कोरिया ने हमसे बाद स्टील मिल लगाया था। आपको पता है अयूब खान ने 1967 में चट्टागोंग में स्टील मिल का इफ्तिताह किया था। दूसरा स्टील मिल कराची में लगा था, लेकिन उस स्टील मिल से हमने क्या हासिल किया? वो बंद पड़ी है। इसलिए बंद पड़ी है कि मिसमैनेजमेंट है। तो इस पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कमी नहीं है या गवर्नेंस की कमी है या मैनेजमेंट की कमी है। हमें इस मुल्क को आगे ले जाना है तो हमें मैनेजमेंट ठीक करनी पड़ेगी, अपने रिसोर्सेज को सही यूटिलाइज करना पड़ेगा। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है मेरे मुल्क में, लेकिन इसकी बैड गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट ने इसको गरीब बना दिया है। लिहाजा हम आवाम को भी और हुकूमत को भी सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तब ये मुल्क आगे जा सकता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।